आज हम लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे सीपीआर के बारे में। सीपीआर क्या होता है? कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन। क्या होता है? कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन, है ना। और बीएलएस के बारे में बात करेंगे। किस बारे में बात करेंगे? बीएलएस के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम सीपीआर के बारे में बात करेंगे। सीपीआर क्या होता है और बीएलएस क्या होता है। सीपीआर बोले तो कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशंस, बीएलएस बोले तो बेसिक लाइफ सपोर्ट। सीपीआर हम किसे दे सकते हैं और किसे दे नहीं सकते हैं, है ना। किसे सीपीआर देना है, किसको सीपीआर नहीं देना है ना। ठीक है, सीपीआर हम जो पेशेंट या जो ऐसे इंडिविजुअल्स, जैसे हम लोग कहीं रास्ते में होते हैं या कहीं कॉलेज में होते हैं या घर में होते हैं या कहीं किसी फंक्शन में होते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं, है ना। तो वहां पे हम लोग देखते हैं कुछ लोग चक्कर खा के गिर जाते हैं या अनकॉन्शियस होके गिर जाते हैं, है ना। ठीक है, अनकॉन्शियस होके गिर जाते हैं। सीपीआर हम बच्चों को भी दे सकते हैं, एडल्ट मतलब जवान को भी दे सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए अलग विधि होती है, या बच्चों के लिए अलग सीपीआर होता है और एडल्ट के लिए अलग सीपीआर होता है ना। अब सीपीआर हम किसको दे सकते हैं? सीपीआर हम जिसको कार्डियक अरेस्ट हो गया हो, जिसको हार्ट फेलियर हुआ हो, या जिसको मैंने क्या बोला हार्ट अटैक या कार्डियक फेलियर, है ना, या जिसको मतलब सीवियर टाइप का एंजिना पेक्टोरिस, या बोलो जिसको सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही हो और वो बेहोश हो गया हो। क्या हो गया? वो बेहोश हो गया हो, है ना। अब सीपीआर मुझसे जैसे जिसको अनकॉन्शियस पेशेंट है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, कोई एक्टिविटी ही नहीं कर रहा है, इवन वो खुद से सांस भी नहीं ले पा रहा है, खुद से कोई ना तो अपने हाथ पैर चला पा रहा है ना, मतलब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर पा रहा है, इंसान हो गया बेहोश, है ना। अब हमें क्या करना है? रास्ते में अगर कोई ऐसा इंसान मिल पा रहा है, या कहीं कॉलेज में है, या फिर आपके साथ में अगर कोई है, या फिर आपकी फैमिली में कोई है ना, या फिर आप फंक्शन में गए, तब सीपीआर हम किसी में भी, मैंने बोला आइडेंटिटी अलग होना है, बच्चे के अलग होना। अगर कभी आपको शादी फंक्शंस में या कॉलेज में या किसी इंस्टीट्यूट में या ऑर्गेनाइजेशंस में या हॉस्पिटल में, मतलब दुनिया में कहीं भी है, और अगर आपको कोई ऐसा इंडिविजुअल नजर आ रहा है जो मतलब बेहोश होकर गिर गया, अब बेहोश हो गिर गया मींस अगर हमें सिर्फ नजर आ रहा है, तो पहले हमें सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले उस व्यक्ति के पास में जाना है, उस इंडिविजुअल जो भी इंसान के पास जाना है और उसको लाउडली आवाज देना है। क्या करना है? तेज से आवाज देना है, आर यू ओके, आर यू ओके, आर यू ओके, या फिर आप जैसे बोलना चाह रहे हैं ना, उसको ऐसे करके थपथपाना है। ठीक है, उसे क्या करना है? उसका जो चीक है, जो फेस है, फेस पे हल्का सा उसको हिलाना है। अगर रिस्पॉन्स कर रहा है, उसकी आंखें खुल पा रही हैं, बोल पा रहा है, तो हमें सीपीआर नहीं देना है ना, सीपीआर नहीं देना है। अच्छा, हमने इसलिए चीज बोला क्योंकि कभी कभी होता है कि लोग ज्यादा शराब पी लेते हैं, या कोई ड्रग ज्यादा ले लिया, या अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम कर लिया, या कोई नशीली चीज ऐसी दवाई से पी लिया और वो आराम से रोड के साइड में गिर गया। अब उसको सीपीआर नहीं देना है। सीपीआर देने के लिए पेशेंट का अनकॉन्शियस होना जरूरी है, मतलब जिसका खुद का हार्ट काम ना कर रहा हो, जो खुद से सांस ले नहीं पा रहा हो, उसमें सीपीआर दे सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या कर सकते हैं? सीपीआर दे सकते हैं। ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं? हम सीपीआर उसमें दे सकते हैं। अब हमें करना क्या है? हमने क्या बोला? पहली बात है इंसान को देखना ये है कि उसको होश है कि नहीं है, बेहोश तो नहीं है, पेशेंट अनकॉन्शियस होना है। अब जिंदा इंसान उसको तुमने सीपीआर देने लगे, तब दिक्कत है। उस सिचुएशन में क्या करना? सीपीआर नहीं देना। तो सीपीआर जिसको देना है, पहले पेशेंट अनकॉन्शियस हो, मतलब पेशेंट बेहोश हो। फिर हमें क्या करना है? फिर हमें करना है सेफ्टी चेकिंग। उसके बाद क्या करना है? सेफ्टी चेकिंग करना। सेफ्टी चेकिंग का मतलब है कि पेशेंट जिसको हार्ट अटैक आएगा, इसको कार्डियक फेलियर होगा, इसको कार्डियक अरेस्ट होगा, तो इसको बोलते हैं साइलेंट किलर बोलते हैं। साइलेंट किलर, उसको क्या बोलते हैं? साइलेंट किलर, मतलब जिसको हार्ट अटैक आएगा, इंसान रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा, इवन वो ये भी नहीं बोल पाएगा कि आप आके हमें बचा लो, आके कोई भी नहीं बता पाएगा आप हमें बचा लीजिए, आपको रोक लीजिए, मैं गिरने जा रहा हूं। मतलब पेशेंट कहीं भी गिर सकता है, वो रोड भी हो सकती है, घर भी हो सकता है, कोई ईंट पत्थर भी हो सकते हैं, कोई घास फूस भी हो सकता है, मतलब बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पेशेंट वो गिर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है? गिर सकता है। कोई सर रोड पे जा रहा नहीं, वो पहले सोचेगा नहीं मुझे हार्ट अटैक आने जा रहा है, मैं रोड के साइड में जाके कोई अच्छी जगह गिर जाऊं, ऐसा नहीं। हार्ट अटैक मतलब साइलेंट किलर होना है। क्या होना? साइलेंट किलर होना चाहिए। पेशेंट रिस्पॉन्स ही नहीं कर पाएगा, ये भी नहीं बता पाएगा हमको बचा लो, क्योंकि जहां पेशेंट होगा वहीं गिर जाएगा, है ना। जहां पेशेंट होगा वहीं गिर जाएगा। अब रोड किनारा भी हो सकता है, कोई फील्ड भी हो सकता है, कॉलेज भी हो सकता है, घर हो सकता है, खेत, मतलब कुछ भी हो सकता है,
या फिर मान लो ट्रैफिक हो सकता है कि कहीं जा रहा है टहलने घूमने जा रहा है, वहां गिर सकता है। अब पेशेंट ये थोड़े देर के गिर गया, हमें गिरना कैसे है? पेशेंट मतलब वो पेड़ में गिर सकता है ना, वो कैसे भी पेशेंट गिर सकता है। तो पहले बात में क्या करना है, सेफ्टी चेकिंग करना है। सेफ्टी चेकिंग में देखते हैं अगर पेशेंट अगर ऊंची नीचे जो पड़ा मतलब ऊपर नीचे कोई मतलब खाली ऊंचा ज्यादा है या पूरी फ्लैट या सरफेस फ्लैट नहीं है, मतलब समतल जमीन नहीं है, समतल को उसमें सरफेस नहीं, उस चीज में करना में ये कि पहले पेशेंट को क्या करना है, वहां जहां पड़ा हुआ है जहां पे गिरा पेशेंट उसको उठा के लाना है और किसी ऐसे जगह लिटा देना है जहां पे मतलब जो सरफेस एरिया है, जो जमीन है या फर्श है, ये फ्लैट हो, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या करना है, पेशेंट को उस जगह से उठाना है और किसी समतल जगह को उसे लिटा देना। अच्छा, लिटाना कैसे? पीठ के बल लिटाना है। कैसे लिटाना है? पीठ के बल लिटाना है। क्या करना है? पीठ के बल लिटा देना है। और हमें क्या करना है, ये चेक करना है, मैंने कहा सेफ्टी चेकिंग करना है। सेफ्टी में करना क्या है, फिर हम क्या करेंगे, उसकी कैरोटिड आर्टरी चेक करेंगे। क्या करेंगे? कैरोटिड आर्टरी चेक करेंगे। ठीक, उसमें होना ये है, ये हमारी कैरोटिड आर्टरी ये है ना, ये मेरी कैरोटिड आर्टरी। हमें ये देखना कि पेशेंट का कैरोटिड आर्टरी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जैसे ये चेक करना, हमें ऐसा से लोग अपना चेक करो तो ऐसे दिखा देगा। ये जो हल्का सा धंसा हुआ पार्ट है यहाँ पे होता है और यहाँ पे होता है, तो ऐसे क्या करना है, चेक करना है। हाथ दर्द नहीं लगा ऐसे कि अगर चल रही है, बीट कर रही है, धक धक से आवाज आ रही है सीपीआर में, तभी देना है, और नहीं चल पा रही है तो सीपीआर नहीं देना है। अब जब हम कैरोटिड आर्टरी से चेक करेंगे तो हम 10 सेकंड से ज्यादा नहीं चेक करेंगे। 10 सेकंड से ज्यादा इसलिए चेक नहीं करेंगे क्योंकि पहले से पेशेंट के ब्रेन को ब्लड नहीं सप्लाई हो पा रहा है। ये जो हमारी कैरोटिड आर्टरी होती है, ये हमारे हार्ट से जुड़ी होती है, हमारे एओर्टा से जुड़ी होती है, और यहाँ से सीधे ब्लड क्या होता है, हमारे ब्रेन को जाता है। इंसान का तो ब्रेन डेथ नहीं होगा जब तक इंसान के ब्रेन तक ब्लड पहुंचता रहेगा तब तक इंसान नहीं मरेगा। लास्ट जो सिचुएशन कंडीशन होती है, जो लास्ट स्टेप होता है, हमारे जब ब्रेन को ब्लड मिलना बंद हो जाता है, मतलब कंट्रोल क्या करता है, सीएनएस कंट्रोल करता है पूरी बॉडी को ना। जब यहाँ ब्रेन में को हमारे ब्लड जाना बंद हो जाता तब हम मतलब जो है नहीं जाता, तो सिचुएशन पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। हमें चेक करना कि आर्टरी से ब्लड जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर ब्लड जा रहा है, हल्की हल्की से बीट आ रही है और पेशेंट को रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं, पेशेंट अनकॉन्शियस है, उस सिचुएशन में क्या करना है, सीपीआर अप्लाई करना है। लेकिन 10 सेकंड से ज्यादा हमें कैरोटिड पल्स को चेक नहीं करना है, क्योंकि इसलिए चेक नहीं करना क्योंकि पहले से ब्लड क्या है, पहले से ब्लड नहीं जा रहा है, और हम इसे ज्यादा देर तक ऐसे दबा देंगे तो जो ब्लड जा रहा है वो भी बंद हो जाएगा, पेशेंट और जल्दी मर जाएगा। अब क्या करना, हम अप्लाई किसके लिए करेंगे, अप्लाई करेंगे एडल्ट के लिए। इसके लिए हम अप्लाई करेंगे एडल्ट के लिए चीज अप्लाई करेंगे, इसके लिए अप्लाई करेंगे एडल्ट के लिए। अब एडल्ट के जो रेशियो होता है, ये होता है 30:2 रेशियो होता है। क्या होता है, 30:2 रेशियो होता है। मींस अब जो पेशेंट है हमें क्या करना है, 30 कंप्रेशन मतलब 30 बार क्या करना है, उसके जो चेस्ट है, चेस्ट के जो निप्पल्स एरिया है, जो मिड स्टर्नम जो एरिया है, ठीक है, वो हम आपको कल क्लास में बताएंगे। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, स्टर्नम है, स्टर्नम का स्ट्रक्चर, अच्छा 4 रिब्स भी गिन सकते हैं, 4 रिब्स भी ऐसे ऐसे करके एक करके 4 रिब्स पे जाके, और हमें कहते हैं डोमिनेंट हैंड, मतलब जिससे आप ज्यादा ताकत लगाते हैं। बोलते बहुत लोग बोलते हैं राइट हैंडर है, बहुत लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंडर है, बोलते हैं ना, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उस सिचुएशन में क्या करना है, जिस हाथ से हम ज्यादा काम कर लेते हैं उसको नीचे रखना है और इस हिसाब से क्या करना है, बांधना है और चेस्ट पे उसके रखना है और उसको क्या करना है, 30 बार दबाना। अच्छा कितना दबाना है, लगभग 2 इंच तक दबाना है, 2 इंच तक क्या करना है, दबाना है। सेंटीमीटर बात करें तो 5 सेंटीमीटर तक इसको क्या करना है, सीएम बात करें तो 5 सेंटीमीटर तक इसको नीचे कंप्रेस करना है। तो 30 बार कंप्रेशन देंगे, 2 बार वेंटिलेशन देंगे, मतलब मुंह से सांस देंगे। अब पेशेंट के मुंह से तो सलाइवा आ रहा होगा, वो ज्यादा गंदा मुंह होगा, तो वो करना ये है कि जो आपके पास हैंकी जो रुमाल है इसको डबल फोल्ड करके उसको माउथ पे रख के हम क्या करते हैं, सांस को ले सकते हैं। या फिर अगर कोई मार्केट एरिया फिर ऐसे कुछ एरिया अगर आपको टिश्यू पेपर अगर तुरंत मिल पा रहा, टिश्यू पेपर रख के भी हम क्या कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो 30 कंप्रेशन देना है और 2 वेंटिलेशन देना है, मतलब कैसे, और लगभग ये 1 मिनट तक होना, ये 1 मिनट तक होगा। 1 मिनट में कम से कम 100 से 120 बार क्या करना है, चेस्ट को दबाना है, कम से कम 2 सेंटीमीटर तक, 5 सेंटीमीटर तक दबाना है, या 2 इंच, 2 या फिर हम 2 इंचेस बोल सकते हैं ना, 2 इंच तक या 2.5 भी बोल सकते हैं। क्या करना है, कंप्रेस करना, और ऐसे साइकिल कम से कम 3 से 4 साइकिल आपको दोहराना है। लगभग 100 कंप्रेशन 1 मिनट में हो जाना चाहिए। कितने होना चाहिए, 100 कंप्रेशन
हो जाना चाहिए। 100 कंप्रेशन हो जाएगा ना। अब 30 कंप्रेशन होगा, 30 कंप्रेशन है ना, और 2 वेंटिलेशन है, तो 30 कंप्रेशन 30 बार दबाया और 2 बार उसको वेंटिलेट कर दिया। अच्छा कब तक करेंगे? अच्छा आपके अगर आसपास कोई अगर दूसरा इंसान उससे बोला कि इमरजेंसी नंबर डायल करके एम्बुलेंस को कॉल कर दे, इसलिए कि पेशेंट को बचाया जा सके। अगर पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन से ज्यादा उसको दिक्कत हो रही तो इसलिए ताकि हम उसे हॉस्पिटल जाकर बहुत सारे से डिफिब्रिलेटर से उसे आईसीयू में रख के इमरजेंसी यूनिट में रख के उसे हम बचाया जा सके। ठीक है, इमरजेंसी नंबर डायल करके उसे हम क्या करेंगे, उसे हम बचा सकते हैं। 30 कंप्रेशन 2 वेंटिलेशन। अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतलब पेशेंट अगर जो है आपके पास आसपास जो पेशेंट दिख रहा है, अगर उसने टाइट कपड़े पहन रखा है, जैसे जींस पहन रखा है, या फिर उसने कपड़े टाइट पहन रखा है, या फिर टाई वगैरह लगा के रखा है, तो हमारी एज अ मेडिकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एज अ नर्सिंग स्टूडेंट, एज अ मेडिकल स्टूडेंट, एज अ पैरामेडिकल स्टूडेंट हमें क्या करना है, उसे टाई को हल्का सा ढीला कर देना है ना। इसलिए ढीला कर देना ताकि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है सही से हो जाए। अगर जींस टाइट या पैंट टाइट पहन कर रखा है उसे ढीला कर देना।